हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोग कनेक्टिव टिश्यू देख रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू में जब हम लोग स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू देख रहे थे तो उसमें हम लोग दो चीज़ें, एक चीज़ था जो कार्टिलेज था, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके, जिसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और उसमें फिर बच जाता है बोन और है ना और ब्लड। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि इस दोनों का हम लोग स्पेशल क्लास ही करने वाले हैं, तो फिर उसको डिटेल में करेंगे। तो ये बोन और ब्लड को स्किप करते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अभी मसल टिश्यू से स्टार्ट करें, यानी मस्कुलर टिश्यू को स्टार्ट कर रहे हैं। दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स यानी कॉन्ट्रैक्शन और जो सेल क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो सके और रिलैक्स हो सके। इस कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स को हम लोग फाइबर्स कहते हैं। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ फाइन फाइबर्स कॉल्ड मायोफाइबर्स। अब ये फाइबर्स क्या है कि बहुत सारे मायोफाइबर्स एक साथ अरेंज होते हैं तो बनाते क्या है, फाइबर बनाते हैं। ओके, दिस टिश्यू इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, प्रोवाइडिंग मूवमेंट विद इन द बॉडी एंड द बॉडी इटसेल्फ। ओके, ये टिश्यू क्या करता है, ये टिश्यू जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में कैपेबल होता है। दिस टिश्यू इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी ये टिश्यू जो है ना वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में कैपेबल होता है। जो जिस प्रॉपर्टी की वजह से, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है मूवमेंट विद इन द बॉडी एंड ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, यानी बॉडी के इनसाइड भी ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है और कंप्लीट बॉडी का भी। ओके, ए बॉडी इटसेल्फ यानी कंप्लीट बॉडी का मूवमेंट करता है। ये कैसे है, अब कहने का मतलब कि मूवमेंट विद इन आउटसाइड तो बॉडी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो मूव करते हैं या चल रहे होते हैं, लिम्स की मूवमेंट है, लोकोमोशन मूवमेंट, इसे तो मसल इन्वॉल्व। विद इन द बॉडी का क्या मतलब है, तो जब हम लोग देखेंगे कि जैसे कार्डियक मसल हो गया या फिर स्मूथ मसल्स हो गया, इसके टाइप्स है, तो वहां पे क्या है, इंटरनल मूवमेंट की वजह से, यानी इंटरनली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से क्या है कि ये विद इन द बॉडी मूवमेंट है। फॉर एग्जांपल, हार्ट जब पंप कर रहा होता है तो कैसे कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, यानी उसका जो मूवमेंट हो इनसाइड बॉडी हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग बात करें डायाफ्राम की, है ना, डायाफ्राम जो क्या है कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, तो वो भी, उसका भी तो मूवमेंट होता है, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है। तो वो इनसाइड मूव, यानी क्या है कि जो भी इंटरनल मूवमेंट, जैसे अभी हम लोग स्मूथ मसल्स की बात करेंगे, जैसे ब्लड वेसल्स में होगा, तो ब्लड वेसल्स भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, या फिर वैसो डायलेशन, वैसो रिलैक्सेशन होता है, तो वो भी तो इनसाइड हो रहा होता है ना। तो कहने का मतलब ये मसल्स जो है, यानी मसल टिश्यू बॉडी के इनसाइड भी मूवमेंट करवाता है और कंप्लीट बॉडी का मूवमेंट जो करवाती है, जो तो हम लोग ऑलरेडी देखते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स अ ब्लड सप्लाई दैट विल प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, रिक्वायर्स अ ब्लड सप्लाई। जब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू देख रहे थे, जब एपिथेलियल, मसल टिश्यू नहीं, एपिथेलियल टिश्यू जब स्टार्ट, प्रीवियस लेक्चर आप लोग उसको देखिएगा, उसमें क्या हम बोले थे, या फिर उसमें लोगों को मिला था क्या कि नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, यानी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियम में। लेकिन लेकिन यह है मसल कॉन्ट्रैक्ट, यानी मसल टिश्यू में क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए डायरेक्ट ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। और ये ब्लड सप्लाई क्यों चाहिए, तो हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन, कैल्शियम, जब हम लोग देखें कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है तो वहाँ पे फिर कैल्शियम का क्या इन्वॉल्वमेंट है, या फिर डायरेक्ट अब जब स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कहीं भी मूवमेंट हो तो वहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, और ये सारी चीज़ें लेकर आएगा ब्लड, यानी जो सफिशिएंट ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये ब्लड लेके आएगा। और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट वो भी ना ब्लड वापस लेके जाएगा, यानी ब्लड लाने का भी काम करेगा और वापस ले जाने का भी काम करेगा। ओके, ये मसल्स की बात हो रही थी। अब टाइप्स है इसके, तीन टाइप बेसिकली, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स। ओके, in a typical muscle such as biceps, striated skeletal muscles, fibers are bundled together in a parallel fashion. A sheath of connective tissue encloses several bundles of muscle fibers. Okay, स्केलेटल मसल्स क्या है, क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स, यानी स्केलेटल मसल्स जो है वो, अगर स्केलेटल बोन अगर हम लोग कोई इमेजिन कर लें कि ऐसा कोई बोन का स्ट्रक्चर है, ओके,
तो यहाँ पे इस बोन में ना, यहाँ पे ऐसे मसल्स का लेयरिंग होगा या फिर मसल्स अटैच होगा। यानी अगर ये बोन है तो फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स है। ओके, अटैच टू बाइसेप्स सच एज, जैसे बाइसेप्स के मसल हो गए, स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। अब क्या है, स्केलेटल मसल्स के जो भी फाइबर्स है वो क्या है कि पैरेलल फैशन में बंडल है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे मसल फाइबर्स को एक साथ इनक्लोज करके रखते हैं। ओके, और सीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। ओके, वॉलेंट्री इन नेचर, एक चीज़ याद रहे कि वॉलेंट्री इन नेचर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग फिर स्मूथ मसल्स फेंकेंगे तो वहाँ पे फिर वॉलेंट्री वाला एस्पेक्ट हम लोग को नहीं दिखेगा, वहाँ पे फिर मिल जाएगा हमको इनवॉलेंट्री। तो याद रहे कि यहाँ पे ये वॉलेंट्री इन नेचर होगा। और यह क्या है कि डायफ्राम इज मेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ मसल टू एक्कोमोडेट अ डिग्री ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल इन ब्रीदिंग। वैसे ब्रीदिंग 100% एक कम्प्लीटली वॉलेंट्री तो नहीं होता है, पर एक लेवल तक हम ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करते हैं, और उस कंट्रोल में कुछ इन्वॉल्वमेंट इस डायफ्राम का भी होता है। और जो डायफ्राम स्केलेटल मसल्स का ही बना होता है। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय मोटर नर्व इम्पल्सेस ओरिजिनेटिंग इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड एंडिंग एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक चीज़, जब हम लोग स्केलेटल मसल्स, जब हम लोग मसल स्टार्ट किए थे वहाँ पर क्या बोले थे कि डायरेक्ट ब्लड सप्लाई मिलेगा, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, ये हम लोग देख लिए थे ऊपर में। अब जब हम लोग स्केलेटल मसल्स पे आए तो हम लोग को क्या मिला कि नर्व इम्पल्स है ना, ये भी मिलता है बाय मोटर नर्व। ओके, यहाँ पे जो स्टिमुलेशन का वर्क जो है वो मोटर नर्व इम्पल्स करता है। अब हम लोग ये मोटर नर्व इम्पल्स जो स्टार्ट होता है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से और एंड होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, यानी कहने का मतलब ब्लड सप्लाई भी है और नर्व सप्लाई भी है। यानी अगर मसल्स को, यानी स्केलेटल मसल्स को मूव करना है, उसमें मूवमेंट लाना है, तो वहाँ पे फिर जो नर्व इम्पल्स आएगा तो वहाँ पे डायरेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी क्या कि मसल्स है और यहाँ पे क्या है, इसमें मान लेते हैं कि ये नर्व सप्लाई है, तो यहाँ पे नर्व सप्लाई भी है। ओके, एक चीज़ और कि ये फिर मसल्स काम कैसे करता है, जैसे स्केलेटल मसल्स है तो ये बोन्स को कैसे मूवमेंट करवाता है। तो होता क्या है कि जब लोग मसल स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे हम प्रॉपर्टी देखे थे क्या कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इमेजिन करें कि एक स्प्रिंग, एक नॉर्मल से रॉड में अगर स्प्रिंग लगा दें तो स्प्रिंग जैसे स्ट्रेच होगा तो फिर उस रॉड को मूव करवाएगा, और स्प्रिंग जो स्ट्रेच हुआ है वो रिलैक्स होगा तो फिर मूवमेंट करवाएगा। तो मसल्स क्या करता है, कुछ स्प्रिंग जैसा काम करता है, जिससे क्या होता है कि बोन में मूवमेंट लाता है, जिससे बॉडी फिर मूवमेंट और लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है। ओके, स्मूथ मसल्स ये क्या है, फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स डू नॉट शो स्ट्रेशन। ओके, एक चीज़ क्या है कि इसका जो यानी स्मूथ मसल्स का जो फाइबर होगा ना वो दोनों साइड क्या होगा, नैरो एंडिंग होगा, कुछ ऐसा। ओके, टेपर एंड डू नॉट शो स्ट्रेशन, यानी स्ट्रिप्ड लाइक अपीयरेंस। स्मूथ मसल्स के जो फाइबर्स होंगे वो उसमें क्या होगा कि स्ट्रिप्ड लाइक अपीयरेंस नहीं होगा, स्ट्रेशन। दे आर होल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। सेम चीज़ कि यहाँ पे भी एक बहुत सारे फिर फाइबर्स होंगे और वो क्या होगा कनेक्टिव टिश्यू के शीथ में रैप्ड अप होंगे या एक साथ होल्ड किए होंगे। इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग पहले स्केलेटल मसल्स में पढ़े थे कि वॉलेंट्री इन नेचर था, वो क्या है, पर स्मूथ स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री इन नेचर था, यानी मेरी विल पावर, यानी पर्सन के विल पावर पे डिपेंड करता है कि उसके स्केलेटल मसल्स कैसे रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या फिर वो बॉडी के कैसा एक्सटेंशन या फ्लेक्शन मूवमेंट करवाना है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, विल पे डिपेंड करता है, यानी वो वॉलेंट्री था। पर स्मूथ मसल्स क्या है, इनवॉलेंट्री है। एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, यानी इसके जो फंक्शन होंगे वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। द वॉल ऑफ internal organs such as blood vessels, stomach, intestine contain this type of muscle tissue। अब से ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो जैसे क्या है इंटरनल ऑर्गन, जैसे क्या कि ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यहाँ पे जो है ना ये मसल्स टिश्यू जो ये प्रेजेंट होगा। रेगुलेटिंग द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, क्या है कि रेस्पिरेटरी, अब सेम चीज़, अब भी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये प्रेजेंट होगा इंटरनल ऑर्गन में, और क्या है इनवॉलेंट्री नेचर है, दो चीज़ें। तीसरा चीज़
कि ये क्या है ना कि इनवॉलेंट्री नेचर होने के साथ जैसे डायमीटर कंट्रोल करेगा, किसका डायमीटर, ब्लड वेसल्स का हो गया या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के कुछ पोर्शंस का, उसका डायमीटर कंट्रोल करेगा। इन्वॉल्व इन प्रोपेलिंग एक्शन ऑफ कंटेंट। प्रोपेलिंग एक्शन करने का मतलब क्या है कि जब हम लोग जैसे ब्लड वेसल्स है या फिर हम लोग ओसोफेगस की बात कर ले तो वहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, बोलस आता है तो फिर वहाँ पे मूवमेंट करवाता है ना कि वो मूवमेंट प्रोपेलिंग एक्शन वाला मूवमेंट, तो वो उन सारी चीज़ों में क्या होगा, स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होगा। अब हम लोग ये चीज़ें तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि प्रोपेलिंग एक्शन जो होगा वो प्रोपेलिंग एक्शन मेरे विल पावर पे, अच्छा यहाँ पे बोलस आ गया, अब इसके आगे इधर भेजना है तो मेरा विल कह रहा है कि नहीं अब इसको प्रोपेल नहीं करें, यानी पेरिस्टालसिस नहीं हो, तो ये चीज़ें हम डिसाइड नहीं कर सकते, यानी मेरे वॉलेंट्री कंट्रोल में वहाँ पे नहीं होगा, यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होगा या फिर ब्लड वेसल्स का डायमीटर चेंज होने वाला, ये ब्लड वेसल्स, तो अब इसका डायमीटर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। अब हम कहते हैं कि नहीं ब्लड वेसल्स के डायमीटर चेंज करने की रिक्वायरमेंट मेरा मन नहीं है, हम नहीं करना है, तो मन या विल पावर पे वो चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है। हाँ, ये चीज़ें इन्फ्लुएंस होगी कहाँ से, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, वहाँ से हो सकता है, या कुछ हार्मोन्स वगैरह हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर कुछ लोकल मेटाबोलाइट्स अगर हैं, ठीक है, तो वहाँ से ये इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन ये जो है डायरेक्टली किसी के विल से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो ये था स्मूथ मसल्स। अब क्या है कार्डियक मसल्स, हम लोग जानते हैं कार्डियक मसल्स यानी बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, हार्ट मसल्स, यानी मायोकार्डियम। ओके, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। अब ये कार्डियक मसल जो है ना बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है। ईच सेल हैज वन न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेस। अब एक चीज ये क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क हो गया, इसको बोल दें न्यूक्लियस। ये कार्डियक सेल या अभी हम लोग फाइबर की बात करते हैं, नहीं सिंगल। ओके, तो कार्डियक मसल क्या है, ईच सेल हैज वन न्यूक्लियस। अब हम लोग एक सिंगल सेल की बात कर लेते, इसमें एक न्यूक्लियस है, वन और मोर ब्रांचेज, यहाँ पे हमें एक दिखाएं, हो सकता है कि एक सेल में एक से ज़्यादा ब्रांचेज हो। अब ये इसके ऊपर भी तो फाइबर होंगे ना, इसके नीचे भी फाइबर होंगे, तो एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेज हो सकते हैं। द एंड ऑफ सेल्स एंड देयर ब्रांचेज आर इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एंड्स एंड द ब्रांचेज ऑफ एडजेसेंट सेल, जो जॉइंट को बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। कहने का मतलब दो सेल का एंड जो है ये क्या आपस में एकदम जॉइंट है, और इस जॉइंट एरिया को, इस जॉइंट सरफेस को हम लोग बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। दिस अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, दैट इज व्हेन one cell receives signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. Heart okay, एक चीज़ है कि जैसे अब हम लोग देखें कि इंटरकैलेटेड डिस्क है, यानी अगर दो कार्डियक सेल या दो कार्डियक फाइबर के बीच में गैप नहीं है, ये क्या आपस में जॉइंट है, और ये जॉइंट है, इस जॉइंट एरिया को हम लोग बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। होता क्या है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स बार बार करना होता है, तो क्या स्टिमुलेशन अगर यहाँ आया तो फिर स्टिमुलेशन क्या है कि ये जॉइंट से बहुत ही स्पीडली पास होकर नेक्स्ट सेल में पहुँचता है, ठीक है। यानी गैप, अगर दो सेल्स के बीच में अगर गैप आ जाए ना, तो दो सेल्स के बीच में अगर गैप आ जाए तो इसको फिर इस इम्पल्स को ट्रांसमिट होने में प्रॉब्लम होगा। तो क्या है कि इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इस इम्पल्स को, यानी ये स्टिमुलेशन जो है, इस स्टिमुलेशन को बहुत ही ईजिली ट्रांसमिट करता है। इसके वजह से क्या होता है, जब हम लोग हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं तो एक साथ पूरे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हार्ट का आधा पोर्शन एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आधा नहीं। जहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट है पूरे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन तो वहाँ पे पूरे हार्ट का होता है, यानी अगर यहाँ
अपेक्स की बात कर ले या बेस की बात कर ले, तो वहां पे क्या होगा कि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ये एक साथ कॉन्ट्रैक्शन एज अ यूनिट, यानी अ सिंगल यूनिट, यानी सिंगल यूनिट की जब बात कर रहे हैं, इस तरीके से जब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ये किसके मदद से होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से। एक और चीज यहाँ पे ना कि हार्ट हैज इंट्रिंसिक पेसमेकर सिस्टम बीट इन कोऑर्डिनेशन मैनर विदाउट एक्सटर्नल नर्व स्टिमुलेशन, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऑटोरिथमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ट का क्या है? हार्ट के पास अपना है इंटरनल या इंट्रिंसिक पेसमेकर सिस्टम है, जिसके वजह से क्या होता है, हार्ट जो है बीट करता है किसमें? कोऑर्डिनेशन में, विदाउट एक्सटर्नल नर्व स्टिमुलेशन, यानी बिना एक्सटर्नल नर्व स्टिमुलेशन के हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लोग ऑटोरिथमिसिटी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस इंट्रिंसिक पेसमेकर यानी हार्ट का जो अपना पेसमेकर है, हार्ट के पेसमेकर का नाम क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स, लोकल मेटाबोलाइट्स कंट्रोल रेट एट विच इट्स बीट। ओके, तो अब हम लोग एक हार्ट की जब बात कर रहे होंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, तो अब ये हार्ट जो है ना, इसका क्या है कि जो किस रेट पे ये बीट करेगा, यानी इसका रेट ये कंट्रोल होता है किस चीज़ से? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, या फिर हार्मोन से, या फिर क्या है कि लोकल मेटाबोलाइट से, उन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। या जब रिक्वायर्ड होती है कि हार्ट रेट को इंक्रीज करना है तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करना है तो हार्ट रेट डिक्रीज होता है। फिर अगर स्मूथ मसल्स की बात करेंगे तो फिर वहाँ पे क्या था कि ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है उसको चेंज करना है, तो वहाँ पे भी था इनवॉलेंट्री, यानी स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल, इन दोनों में कॉमन चीज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो दोनों इनवॉलेंट्री है, यानी विल के कट। ऐसा नहीं कि अगर किसी का विल ये कह रहा है कि अच्छा अभी हार्ट को बीट नहीं करवाना, तो ऐसा नहीं होगा कि हार्ट बीट करना बंद कर देगा, नहीं। हार्ट ऑटोरिथमिसिटी, यहाँ पे एक्सटर्नल कोई स्टिमुलेशन चाहिए ही नहीं, वो खुद ब खुद बीट कर लेगा, यानी उसका खुद का पेसमेकर सिस्टम है, खुद का इम्पल्स जनरेट करता है और खुद ट्रांसमिट करता है। न्यूरल टिश्यू एक्सपर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। ये क्या है? इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में? बॉडी के रिस्पॉन्स में, या फिर बॉडी के जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल कि हम लोग अगर जैसे एक पिन है, ओके, एक पिन है और बॉडी को इससे खतरा है, यानी यहाँ पे जो है ये डेंजर है, तो क्या है कि नर्वस सिस्टम ही इस डेंजर को आइडेंटिफाई करता है। बेसिकली क्या है कि हमारी आई इन्वॉल्व होती है, वहाँ से फिर इस डेंजर को देखा जाता है, फिर वो यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, फिर आगे उसके से बहुत सारे प्रोसेसेस होके एट द एंड रिजल्ट क्या होता है? बॉडी चेंज होता है, यानी बॉडी का कंडीशन चेंज होता है, चाहे वो मूव कर रहा हो, चाहे वो लिम्स हो या फिर लोअर लिम्स अपर लिम्स जो भी हो, उस चीज़ से क्या है कि बॉडी के कोऑर्डिनेशन में इस तरीके से ये नर्व इम्पल्स इन्वॉल्व होता है, जिससे क्या होता है इस डेंजर से बॉडी बचता है। अब ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट जो होता है या फिर नर्व इम्पल्स जनरेट जो होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, न्यूरल टिश्यू, और उस न्यूरल टिश्यू को हम लोग स्टडी करने वाले। बेसिकली दो टाइप है, एक सेल है न्यूरल टिश्यू। जब टिश्यू की बात कर रहे हैं तो ये सेल से बना होगा, जाहिर सी बात है ये सेल से बना होगा। तो यहाँ इस सेल में ना दो टाइप है, एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन क्या है? द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम दैट आर एक्साइटेबल सेल्स। अब क्या है? एक ऐसा सेल जो एक्साइट हो सकता है, कहने का मतलब कि स्टिमुलेशन एक्सेप्ट कर सकता है, स्टिमुलेशन को फिर आगे पास ऑन भी कर सकता है, तो ये एक्साइटेबल है। न्यूरोग्लियल सेल क्या है? नॉन एक्साइटेबल सेल। इसका फंक्शन फिर क्या है? प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। फिर ऐसा है कि वहाँ पे सराउंडिंग बनाता है उसका, फिर बहुत सारे फंक्शंस हैं। इनडायरेक्टली ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स है, और क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लियल सेल्स मेक मोर देन 1/2 वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। कहने का मतलब कि जो मोर देन 50%, ओके, यानी 50% से ज़्यादा जो है ना ये न्यूरोग्लियल सेल होता है फाउंड। अच्छा, ये न्यूरोग्लियल सेल हो गया, न्यूरॉन, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? बेसिकली ये मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। बेसिकली शॉर्ट में बोले तो नर्वस सिस्टम।
अच्छा, ये न्यूरल टिश्यू को हम लोग नर्वस टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट मेनी प्रोसेसेस इन आवर बॉडी, और ये क्या है कि यहाँ पे नर्व इम्पल्स है, तो क्या है बहुत सारे फंक्शंस में, चाहे वो ग्लैंड्स का फंक्शन हो, चाहे स्टमक का फंक्शन हो, तो बहुत सारे फंक्शन में स्टिमुलेशन वाला जो काम है ये नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू ही करता है। रिस्पॉन्सिवनेस फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फॉर एग्जांपल अभी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि ये डेंजर हमें दिख रहा था, तो बॉडी को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना था, उसको कंट्रोल करना ताकि वो डेंजर से प्रोटेक्ट हो सके। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला फंक्शन भी जो है ना, ये न्यूरल टिश्यू की इन्वॉल्व होता है। इसके डिटेल फंक्शन और डिटेल जो भी चीज़ें टाइप्स है वो सारे इसका स्पेसिफिक चैप्टर्स में जब लोग जाएंगे तो और डिटेल में देखेंगे। ये टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स पे देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।